ट्वेल्थ क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर सेकंड। और आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। और एक पॉइंट है कूलॉम्स लॉ, और इस कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज आज का हमारा टॉपिक है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो बेसिक प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारे पास में एडिक्टिविटी ऑफ चार्ज। तो एडिक्टिविटी ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि वी नो अबाउट दैट द चार्ज, हम चार्ज के बारे में जानते हैं कि चार्ज इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो देखो, हमने पहले देखा था इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर कि चार्ज होता है वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्यों भाई? क्योंकि इसके पास में डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसके पास में डायरेक्शन नहीं होता है, इसके पास में केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है इसके पास में, इसलिए ये क्या होता है भाई? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो देखो, इसको आगे प्रोसीड करते हैं हम। तो ये कहता है कि सो अकॉर्डिंग टू एडिक्टिविटी ऑफ चार्ज, नेट चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि एक आपको सिस्टम लेना है। जैसे ये मैंने यहाँ पर एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया, आइसोलेटेड एक ये सिस्टम ले लिया। तो देखो, आइसोलेटेड सिस्टम, तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसको बाहर वाला कोई अंदर वाले सिस्टम को इफेक्ट नहीं कर पाए, और अंदर वाला सिस्टम है वो बाहर वाले सिस्टम से कहीं पर भी इफेक्टेड ना हो पाए। वो सिस्टम होता है, वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। अब आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हमारे पास में एक बॉडी है, वो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, या फिर इसको एक बॉडी मान सकते हैं। इसके ऊपर कुछ चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है मेरे द्वारा। तो ये चार्ज है Q1, Q2, और ये नेगेटिव चार्ज ले लिया मैंने यहाँ पर Q3, Q4, और इसके आउटसाइड में मैंने यहाँ पर चार्ज ले लिया Q5 और Q6 ले लिया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, यानी कि इसके अंदर नेट चार्ज का, इस सिस्टम के अंदर नेट चार्ज कितना है। तो नेट चार्ज को देखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर नेट चार्ज यानी कि Q नेट इक्वल टू Q1 प्लस का Q2 प्लस का Q3। तो प्लस का Q3 के लिए Q3 का वैल्यू क्या दे रखा है मैंने यहाँ पर आपको? Q माइनस का 3 दे रखा है इसके अंदर। और Q4 का वैल्यू भी क्या दे रखा है? माइनस का 4 दे रखा है। तो इसको मैं यहाँ पर ब्रिकेट में लिख दूंगा माइनस का 4 और माइनस का 3। अब मैं आगे की ओर इसको सोल्व करूंगा तो Q नेट इक्वल टू Q1 प्लस का Q2 और माइनस का क्या आ जाता है भाई? Q3 और माइनस का Q4। तो एक ये सिस्टम है जो आइसोलेटेड सिस्टम दिया गया था, इसके अंदर आपके पास में जो नेट चार्ज है उसका अमाउंट इतना आया है। इस प्रकार से निकालते हैं। तो देखो, इससे संबंधित हम इसका एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो देखिए, हमारे पास में न्यूमेरिकल है कैलकुलेट नेट चार्ज ऑफ द हीलियम एटम, यानी एक हीलियम के एटम के अंदर नेट चार्ज को कैलकुलेट करना है। तो जैसे मान लो कि मेरे पास में ये एक हीलियम एटम है, यहाँ पर हीलियम एटम है। तो हीलियम एटम को हम किस प्रकार से बनाते हैं भाई? देखो, 2He और 4, यही हीलियम एटम होता है। तो इसके अंदर ये क्या होता है भाई? ये क्या होता है? इसको जेड बोलते हैं आप। जेड का मतलब हो गया इसके पास में इतने ही इलेक्ट्रॉन है, इतने ही प्रोटॉन है। तो ये इतने इलेक्ट्रॉन हो गए, इतने प्रोटॉन हो गए। जेड के बराबर तो होते हैं ना 2। तो देखो, इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास में? 2। प्रोटॉन कितने इसके पास में? 2। और इसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है भाई? 4 है। ठीक है, तो देखो, ये इसके पास में यहाँ पर इनके ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन तो कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसका यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हो गए भाई? 2 ही प्रोटॉन हो गए। तो मेरे पास में क्यू नेट, यहाँ पर क्यू नेट कितना बन जाएगा? क्यू नेट बन जाएगा मेरे पास में 2 ही तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 2 ही प्रोटॉन मेरे पास में। तो प्रोटॉन का मैं साइन यहाँ पर P लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर E और P साइन है। तो यहाँ पर मेरे पास में ये एक तो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ये कैंसिल होकर कितना बन जाता है भाई? मेरे पास में 0 बन जाता है। तो आपके हीलियम के जो एटम होता है उसके अंदर चार्ज कितना होता है भाई? आपका 0 कूलम्ब चार्ज होता है। ठीक है, अब आगे की ओर बोल रहा है कि हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या करना है भाई? इसका चार्ज चार्ज निकालना है। तो हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन है भाई? आपको देखना देखना होगा यहाँ पर। तो कितना प्रोटॉन है यहाँ पर? तो यहाँ पर 2 प्रोटॉन है। तो 2 प्रोटॉन किसके इक्वल टू होते हैं भाई? क्यू नेट इक्वल टू। तो मेरे को इसको सोल्व करना है। तो ये 2 और एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का चार्ज इक्वली होता है। तो हमने इसको लिख दिया 2 इंटू, एक इलेक्ट्रॉन के पास में चार्ज का अमाउंट होता है 1.6,
इंटू 10 माइनस का 19 गुलाम। तो ये हो गया मेरे पास में 3.2 इंटू 10 कितना हो गया भाई, ये माइनस का 19 गुलाम। यानी कि एक हीलियम के न्यूक्लियस के पास में इतना चार्ज का अमाउंट होता है और हीलियम के एटम के पास में 0 अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, ये पॉइंट कंप्लीट होता है। अब आगे की ओर देखते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज द या फिर नेट चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। यानी एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है वो सदा ही कितना होता है भाई, ऑलवेज टू ऑलवेज कंजर्व्ड होता है वो। ठीक है, आगे की ओर दूसरा पॉइंट देखते हैं इसके अंदर। तो क्या कहता है? ये कहता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएट नोर बी डिस्ट्रॉयड। यानी चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड यानी ना ही तोड़ फोड़ सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? तो फिर तो इसको हम कर सकते हैं, इट मीन्स इट ओनली कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसको हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हम दो बॉडीज को इस प्रकार से रब करते हैं, तो रब करके हम एक चार्ज को दूसरी बॉडी के ऊपर तथा दूसरी बॉडी का चार्ज को पहली बॉडी के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको तोड़ फोड़ नहीं सकते, ना बना सकते और ना तोड़ सकते। ठीक है, इस प्रकार से इसका एक एग्जाम्पल लिया है हमने। तो ये एग्जाम्पल है एक आयोनाइज रॉक साल्ट का लिया हुआ है। तो रॉक साल्ट के अंदर क्या होता है भाई, NaCl का फॉर्मूला होता है इसका। तो NaCl के को मैं क्या करता हूँ भाई, आयोनाइज करता हूँ। तो आयोनाइज करता हूँ तो मेरे को ये टूटकर दो पार्ट्स के अंदर मिलता है, यहाँ पर Na+ और Cl-। तो NaCl को मैं आयोनाइज करने से पहले इसका चार्ज देखता हूँ, तो इसके पास में चार्ज आता है Q net = 0। अब आयोनाइज करने के बाद में इसका मैं चार्ज देखता हूं तो Na+ का मतलब हो गया इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है। और Cl- यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि इसके पास में एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जुड़कर क्या बन गए भाई, मेरे पास में नेट चार्ज Q net = क्या बन गया भाई, 0 बन गया। ठीक है, तो देखिए आगे की ओर इसका ही एक प्रकार का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल है मेरे पास में, इन पेयर प्रोडक्शन चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो पेयर प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है भाई, पेयर प्रोडक्शन के अंदर होता है एक गामा फोटोन होता है, जो कि मैंने यहाँ पर ये गामा फोटोन ले रखा है। तो गामा फोटोन के पास में चार्ज कितना होता है, 0 कूलम चार्ज होता है। अब गामा फोटोन है वो दो पार्ट्स के अंदर टूटता है और कुछ इससे दो टूटने के बाद में कुछ उससे क्या निकलती है भाई, एनर्जी निकलती है। तो दो पार्ट्स में टूटता है तो एक तो इलेक्ट्रॉन बनता है, एक पॉजिट्रॉन बनता है, या फिर इसको आप प्रोटॉन बोल सकते हैं एक बार। तो ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन के पास में और ये इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के पास में आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया और इलेक्ट्रॉन के पास में आपका नेगेटिव चार्ज हो गया। दोनों जुड़कर कितने चार्ज का निर्माण कर रहे हैं, यहाँ पर 0 कूलम चार्ज का निर्माण कर रहे हैं। तो पहले चार्ज कितना था भाई, पहले चार्ज 0 कूलम था, बाद में कितना है, चार्ज 0 कूलम है। तो आपका चार्ज पहले था उतना ही बाद में है, यहाँ पर ही पहले था उतना बाद में है। तो यहाँ पर चार्ज को हम ना तो तोड़ सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं। और ये कह सकते हैं कि चार्ज आपका क्या रहता है भाई, कंजर्व्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो चार्ज फिजिकल क्वांटिटी कैसी है भाई, ये कि कंजर्व्ड फिजिकल क्वांटिटी है। इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं हम इसके अंदर। तो इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इनवेरियंस ऑफ चार्ज इसकी प्रॉपर्टी के अंदर आता है। तो ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू इनवेरियंस ऑफ चार्ज इट इज इंडिपेंडेंट टू द स्पीड ऑफ चार्ज बॉडी एंड फ्रेम ऑफ रिफरेंस। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये आपका चार्ज होता है इन्वेरियंस ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी है। इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में कोई भी बॉडी होती है उसके ऊपर चार्ज बॉडी होती है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट होता है, उस बॉडी को आप किसी भी वेलोसिटी से चला दो, वो चार्ज है उतना का उतना ही रहेगा। जैसे मेरे पास में एक बॉडी है एम मास की बॉडी है, इस मास की बॉडी को मैं v वेलोसिटी से यहाँ पर मूव करवाता हूँ। तो एम मास की बॉडी को v वेलोसिटी करवाने से पहले मैंने इसके ऊपर चार्ज को कैलकुलेट किया, तो मैंने q कैलकुलेट किया था। बाद में मैंने इसके ऊपर कैलकुलेट किया तो यहाँ पर मेरे को चार्ज कितना मिला, q ही मिला। लेकिन अब अगर इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है इस बात के अंदर कि मैं इस बॉडी को v वेलोसिटी ना लेकर मैं इसकी c वेलोसिटी ले लूँ, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट ले लूँ, और फिर इस बॉडी को मैं आगे की ओर मूव करवाऊँ, तो ये एम मास की बॉडी है, ये कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, मास है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और वो मास एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किस प्रकार से होता है उसको देख लो। एम बराबर होता है इसके अंदर एम नोड अपॉन √1 माइनस का v² अपॉन c² के इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये मास क्या होता है भाई,
चेंज होता है। अर्थात इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में एक स्टैटिक पॉइंट चार्ज है, वो काइनेटिक पॉइंट चार्ज के बराबर ही होता है, यानी कि इसको हम किसी भी फ्रेम के अकॉर्डिंग चला लें और किसी भी फ्रेम के अकॉर्डिंग हम इसको मूव करवा लें, चार्ज पहले था उतना है और उतना ही रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था उसी प्रकार से इसका मैंने एक स्पेशल पॉइंट लिख रखा है। स्पेशल पॉइंट क्या है भाई? चार्ज इज इनवेरिएंट टू स्पीड बट मास ऑफ बॉडी एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द स्पीड, यानी कि किसी भी बॉडी का मास होता है वो स्पीड अर्थात इसकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग हमारे पास में फॉर्मूला है एम इक्वल टू एम नोड रूट ऑफ वन माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसके अंदर एम हमारे पास में है मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी मूव करने वाले ऑब्जेक्ट का मास है, एम नोड है रेस्ट मास है, वी है हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ बॉडी है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है जो कितनी होती है भाई 3 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये इतनी होती है। ठीक है, तो अब इसके इसके ऊपर हम एक एग्जांपल देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, ए चार्ज्ड बॉडी इज मूविंग बाई हाई वेलोसिटी, यानी बहुत ज्यादा वेलोसिटी से वो क्या कर रही है भाई, मूव कर रही है। देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन, यानी इसके मास के ऊपर और इसके चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट हो जाएगा? तो इसके चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट होगा भाई? तो चार्ज एक इनवेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी है, तो इनवेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी है तो हम इसके अंदर ये कह सकते हैं कि चार्ज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन एक मास है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी एस टी आर के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, चेंज होता है। और चेंज होकर क्या करता है भाई, ये कितना चेंज होता है आपका एम बराबर एम नोड अपॉन रूट ऑफ वन माइनस का वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, आपका मास चेंज होता है। ठीक है, तो इसका मास तो चेंज होगा और चार्ज चेंज नहीं होगा, क्योंकि मास आपका इनवेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है और चार्ज क्या है भाई, इनवेरिएंट फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखो इस टॉपिक का हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कई एग्जामों के अंदर पूछा भी जाता है, तो देखना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, इट मीन्स डज नॉट वेरी कॉन्टिन्यूसली, इट हैज डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यू, यानी कि ये कोई भी वैल्यू के ऊपर इधर की ओर कंटिन्यूसली वेरी नहीं करता, यानी चेंज नहीं होता है। जितना अमाउंट है उतना ही इसका अमाउंट आगे की ओर क्या रहता है भाई, कंटिन्यू रहता है। ये इसका एक डिस्क्रीट सेट रहता है, यानी इसका एक मिनिमम से मिनिमम अमाउंट के रूप में ये आगे की ओर बढ़ता है, जिसको हम आगे की ओर जाकर देखेंगे इसके अंदर। तो ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग हमारे पास में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, उसको देखेंगे। तो देखो, चार्ज डज नॉट वेरी कॉन्टिन्यूसली, ये कॉन्टिन्यूसली वेरी नहीं करता है। इट हैज डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज, ये क्या रखता है भाई, डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज के फॉर्म में रहता है। जिस प्रकार से आपकी सीढ़ियां होती है ना, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इन सीढ़ियों का ये इधर की और एक प्लेन है, ये भी प्लेन है और ये भी प्लेन है। ये अपना एक पूरा का पूरा एक पूरा का पूरा एक वैल्यू ले रखा है इसने, इसने भी एक पूरा अपना वैल्यू ले रखा है, इसने भी एक अपना पूरा वैल्यू ले रखा है। इस प्रकार से डिस्क्रीट सेट के अंदर रहते हैं और ये कॉन्टिन्यूसली इस प्रकार से यहाँ पर वेरी करते हैं और बाद में बढ़ते हैं तो पूरा का पूरा एक बढ़ते हैं, यानी वन पूरा का पूरा वन की फॉर्म में बढ़ते हैं, फिर टू की फॉर्म में बढ़ते हैं, फिर थ्री की फॉर्म में बढ़ते हैं, 4 5 6 और इस प्रकार से एन की फॉर्म में आगे की ओर ये बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज द नेट चार्ज अपीयर ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी एक बॉडी के ऊपर आपका चार्ज का अमाउंट होता है, मिनिमम अमाउंट कितना हो सकता है, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम के इक्वल टू हो सकता है। दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज इज नोन एज क्वांटम ऑफ चार्ज, यानी कि निम्नतम से निम्नतम अर्थात मिनिमम से मिनिमम चार्ज का अमाउंट है वो क्या कहलाता है भाई, आपका क्वांटम ऑफ चार्ज कहलाता है। तो इसको हम इस एक फॉर्मूले के एक्सप्रेशन के द्वारा लिख सकते हैं। तो Q इक्वल टू क्या होता है भाई, प्लस माइनस का NE, प्लस माइनस का यहाँ पर होता है आपके इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साइन के अकॉर्डिंग, यानी इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है वहां पर तो प्रोटॉन भी हो सकता है। एन यहाँ पर हमारे पास में क्या है भाई, नंबर है जो कहाँ से चालू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 और एन तक आगे की ओर ये जाता है। ठीक है, ई का वैल्यू मेरे पास में ये इतना होता है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है।
अब मेरे पास में यहाँ पर क्यू क्या है, यहाँ पे क्यू है मेरे पास में नेट चार्ज एपियर्ड ऑन ए बॉडी, यानी बॉडी के ऊपर जितना नेट चार्ज होता है ना उसका एक अमाउंट दे रखा है मेरे को, और वो किससे आएगा भाई, एन इंटू टी से। और इन ये दोनों की प्लस और माइनस के अंदर वैल्यू रहती है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो माइनस लगा देना और प्रोटॉन है तो प्लस लगा देना, ठीक है। अब देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से संबंधित मैंने स्पेशल पॉइंट दे रखा है। स्पेशल पॉइंट है कि द मिनिमम कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन इज ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी मिनिमम से मिनिमम एक बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। तो आगे की ओर देखते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज को सबसे पहले आपके मिलिकन नाम के एक साइंटिस्ट ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को करते हुए इधर इसका क्या किया था भाई, एक्सपेरिमेंट के रूप में यहाँ पर इसको एक डिस्कवर किया था, ठीक है। तो इसका हम एक यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक एग्जांपल है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन कूलम चार्ज, यानी एक कूलम चार्ज के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं उनको देखेंगे हम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास में, यानी सोल्यूशन करेंगे हम यहाँ पर। तो देखो, तो देखो हमने आपको फॉर्मूला बताया था Q इक्वल टू प्लस माइनस का Ne, यही फॉर्मूला बताया था, जिसके अंदर इसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू निकालना है। तो n इक्वल टू मेरे पास में दिया हुआ है, तो n इक्वल टू यहाँ पर क्या बन जाएगा, n इक्वल टू यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास में Q अपॉन E। अब Q का वैल्यू मेरे को दे रखा है इसने कितना, 1। E का वैल्यू मैं जानता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। अब आगे की ओर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये कितना आ जाता है 1.6, और इसको 10⁻9 19 को मैं ऊपर की ओर ले जाता हूँ तो 10⁻⁻- का आपका क्या हो जाता है भाई, प्लस का 19 बन जाता है ये, ठीक है। इसका इसके अंदर डिवाइड करता हूँ तो ये कितना आ जाता है 6.6 इंटू 10⁻18 के अप्रोक्स आ जाता है, ठीक है। ये यूनिट के रूप में आता है इतना, क्लियर है। तो एक गुलाम चार्ज के अंदर है आपके इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं भाई, 6.25 इंटू 10⁻18 यूनिट के इक्वल टू आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आगे की ओर हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, विच वन चार्ज इज पॉसिबल ऑन ए बॉडी इन द फॉलोइंग्स, यानी इनमें से कौन सी के अंदर आपके चार्ज पॉसिबल हैं। तो देखो इसका हम एक एक चेक करेंगे यहाँ पर। तो आपको ये चार्ज दे रखा है और आपको n का वैल्यू इसी प्रकार से इसके अंदर निकालना है। तो n के इक्वल टू फॉर्मूला है मेरे पास में फर्स्ट का Q अपॉन E। तो यहाँ पर Q का वैल्यू तो मेरे को दे रखा है कितना, 12.8 इंटू 10⁻⁻20, और अपॉन क्या दे दिया मैं मेरे को, E का वैल्यू जानते हैं आप लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको मैं इधर की ओर लिखता हूँ तो ये 2 पॉइंट के ऊपर डेसिमल है और यहाँ पर सॉरी 1 पॉइंट के ऊपर है और यहाँ पर भी 1 पॉइंट के ऊपर है, तो ये कट हो जाता है। तो ये 1 2 और 8 अपॉन कितना हो जाता है भाई 16, और इसका ये ऊपर की ओर आता है तो 10⁻⁻20 है, और ये ऊपर की ओर जाता है तो 10⁻+ का कितना हो जाता है 19 हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास में इसका 128 के अंदर 16 का डिवाइड कितनी बार होता है भाई, ये डिवाइड होता है n इक्वल टू 8 टाइम्स बार, और यहाँ पर आ जाता है 10⁻, ये कितना आ गया भाई माइनस का 1, तो यहाँ पर कितना आ जाता है भाई 0.8, ठीक है। तो देखो n का यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इतना अमाउंट पॉसिबल नहीं है किसी भी बॉडी के ऊपर, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, नॉट पॉसिबल, ठीक है। यानी कि ये इतना अमाउंट यानी 0.8 अमाउंट ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल ऑन ए बॉडी, तो एक बॉडी के ऊपर ये इतना अमाउंट ऑफ चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर हम सोल्व करते हैं। आपके पास में n इक्वल टू वैल्यू दे रखा है क्यू का कितना, 25.6 इंटू 10⁻⁻17 अपॉन कितना दे रखा है भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। अब इसके अंदर n का वैल्यू निकालना है आपको, तो ये ऊपर की ओर चला जाता है 17, माइनस का 17 और प्लस का 19 है, तो प्लस का 19, तो इसके अंदर 5.6 के अंदर 1.6 का डिवाइड होता है आपका कितनी बार भाई
इसका डिवाइड होता है 1 और 6 बार, ठीक है, यानी कि 16 बार इसका डिवाइड हो जाता है, और ये बच जाता है कितना है 16 और 19, और सॉरी 17 और 19 कितना हो गया भाई यहाँ पर प्लस का 2, इसका 2 बच गया, ठीक है। तो ये बच गया n इक्वल टू आपको 16 और ये 2 जीरो यहाँ पर लगा दो, यानी कि ये इतना अमाउंट ऑफ चार्ज एक बॉडी के ऊपर क्या है भाई पॉसिबल है, ठीक है। ये इतना अमाउंट ऑफ पॉसिबल है, यानी कि 1600 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो सकते हैं, अर्थात इसके ऊपर रह सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर का एग्जाम्पल देख लो इसके अंदर। तो 3 नंबर का एग्जाम्पल है मेरे पास में 1 माइक्रोकुलाम, तो n इक्वल टू यहाँ पर है मेरे पास में 1 माइक्रोकुलाम, तो इसको 1 माइक्रोकुलाम अपॉन क्या कर देना है भाई 1.6 इंटू 10 रेज पावर कितना है भाई यहाँ पर माइनस का 19। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास में n इक्वल टू क्या आ जाता है भाई 1 माइक्रोकुलाम के अंदर कितना होता है 10 रेज पावर माइनस का 6, और ये कितना आ गया 1.6 इंटू ये इधर की ओर आ गया माइनस का 19, ये ऊपर की ओर चला जाता है इधर की ओर, तो ऊपर की ओर जाकर इसका 1.6 का 1 के अंदर डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है, अभी अभी किया था हमने 6.25 इंटू 10 रेज पावर कितना आ जाता है भाई मेरे पास में ये 10 रेज पावर, ये तो माइनस का 6 हो गया, और ये माइनस का ऊपर की ओर जाता है तो प्लस का हो जाता है -19, तो कितना बच गया ये 12 बच गया, ठीक है। तो ये अमाउंट भी क्या है भाई, ये अमाउंट भी एक बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका पॉसिबल है, ठीक है। आगे की ओर देखो नेक्स्ट और लास्ट, यानी कि हमारे पास में n का वैल्यू n के इक्वल टू दे रखा है 3.2 इंटू 10 रेज पावर माइनस का 19, और माइनस का 19 दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर नीचे आ गया 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस का 19, तो ये इससे तो कट गया डायरेक्टली, ये इससे कितनी बार कटा भाई यहाँ पर 2 टाइम्स बार कट गया, डायरेक्टली सीधा सीधा ही कट गया है, तो ठीक है। तो इसका n का वैल्यू क्या आ गया भाई 2 आ गया, तो इतने इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन भी एक बॉडी के ऊपर रह सकते हैं, तो ये भी क्या है भाई आपका पॉसिबल है। आई बात समझ में। तो इस प्रकार के ये आपके क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के इस प्रकार के आपको न्यूमेरिकल दे सकता है, जिसको आपको ध्यान में रखना है किस प्रकार की अप्रोच हमने लगाकर इसको सोल्व किया है, ठीक है। तो देखो आगे की ओर इस चैप्टर का एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसको देखते हैं हम कुलोम्ब्स लॉ। तो कुलोम्ब्स लॉ क्या होता है भाई, तो कुलोम्ब्स लॉ पहली बात तो दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के बीच में लगता है, तो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस को आपको सबसे पहले बनाना होगा। तो मैंने यहाँ पर एक चार्ज बना रखा है Q1, और एक हमने यहाँ पर चार्ज बना रखा है Q2। तो ये Q1 और Q2 दो चार्ज हैं जिनको मैंने एक डिस्टेंस r के ऊपर रख रखा है, यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है भाई r। तो कुलोम्ब्स फोर्स के अकॉर्डिंग कुलोम्ब्स फोर्स सेम टू सेम उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से आपने पीछे 11th क्लास के अंदर ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर पढ़ा था, जिसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास m1 एंड m2, ठीक है। और इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस का क्या था भाई इसके अंदर, डिस्टेंस बिटवीन द मास ऑफ चार्जेस, मास दोनों के दोनों मासेस के बीच की जो डिस्टेंस थी उसके इन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था कौन भाई आपका फोर्स था, ठीक है। तो इसी के सेम टू सेम ही आपके पास में इस m1 नाम के पार्टिकल से अर्थात m1 नाम के मास से आप लोग क्या निकाल देंगे चार्ज Q1, m2 से क्या निकाल लेंगे आप यहाँ पर चार्ज Q2, यानी कहने का मतलब कूलाम नाम के साइंटिस्ट ने आपके ग्रेविटेशन नाम के फोर्स से जो कॉपी पेस्ट किया है वो कुछ सेम टू सेम इसी प्रकार से किया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनके बीच में फोर्स कौन सा लगेगा भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, यानी कि इनके बीच में अट्रैक्शन एंड रिपल्शन नाम का कोई फोर्स लग सकता है बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, यानी दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ये लगने वाला फोर्स होता है वो इन चार्जेस के, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस attraction and repulsion between two static point charges is directly proportional to the product of मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज, यानी दोनों चार्जों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या होता है भाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये कहता है कि और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस,
ठीक है। ये यानी कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये दोनों चार्जेस के, तो प्रोडक्ट के और मैग्नीट्यूड के और लगने वाला फोर्स क्या है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों चार्जेस के बीच की जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये डिस्टेंस के क्या है भाई, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। अब आगे की ओर देखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग बोथ पॉइंट चार्जेस, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की जो डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शन अर्थात ये कह सकते हैं कि ये लगने वाले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं वो एक लाइन जॉइनिंग अर्थात एक लाइन के रूप में लगते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक, यहाँ पर ये चार्ज है और यहाँ पर एक चार्ज है, इन चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो यहाँ पर एक लाइन जॉइनिंग के रूप में लग रहा है। ये लाइन जॉइनिंग है इसकी, यानी कि इनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन है ये। ठीक है, इस प्रकार से लगता है। तो मैंने जो आपको स्टेटमेंट लिखाया था उसके अकॉर्डिंग हम कह देंगे कि F इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2। इक्वेशन बना दिया एक नंबर का। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, तो ये आपका मैंने एक इक्वेशन बना दिया 2 नंबर का। अब 1 नंबर की इक्वेशन और 2 नंबर की इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि वी कैन राइट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन द कंबाइंड फॉर्म, यानी इस इक्वेशन को कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो F इज द प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसको इस प्रकार से लिख के हम क्या कर सकते हैं भाई, आगे की ओर इसका ये प्रोपोर्शनल का साइन है उसको रिमूव करेंगे हम। तो रिमूव करेंगे तो हमारे पास में एक क्या आ जाएगा, यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये के क्या है भाई, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। ठीक है। अब देखो कूलॉम फोर्स से रिलेटेड हम कुछ इसके स्पेशल पॉइंट देखते हैं। तो स्पेशल पॉइंट्स के अंदर हमारा पहला पॉइंट क्या है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन द टू पैरामीटर, यानी दो पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला तो नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन बोथ स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, यानी कि दो चार्जेस के बीच में आपका नेचर किस प्रकार का, अर्थात कह सकते हैं कि इनके बीच में किस प्रकार का मीडियम प्रोड्यूस किया गया, उसके अकॉर्डिंग आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। जैसे ये दो चार्ज है, एक तो चार्ज यहाँ पर है और एक चार्ज यहाँ पर है। इन दोनों चार्जेस के चार्जेस को मैंने पहले तो ले रखा है वैक्यूम के अंदर और बाद में रख दिया मैंने कोई, जैसे मान लो कि मीडियम के अंदर रख दिया, तो उस मीडियम को हम यहाँ पर कह सकते हैं जैसे वाटर के अंदर रख दिया, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो थोड़ा कम लगेगा इसके अंदर। ठीक है। दूसरा दूसरा इसके अंदर क्या हो सकता है भाई, इसका यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकता है। कौन भाई, आपका के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है। तो देखो इसका सेकंड पॉइंट है फॉर एयर वैक्यूम मीडियम। तो एयर वैक्यूम मीडियम के लिए के का वैल्यू होता है वो 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नोड। इसको क्या कहते हैं हम, एप्सिलॉन नोड कहते हैं, जिसका वैल्यू कितना होता है भाई 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। अब ये वैल्यू किस प्रकार से आया उस चीज को समझो ध्यान से। आपके पास में ये एक स्टैटिक पॉइंट चार्ज था Q1 और यहाँ पर एक स्टैटिक पॉइंट चार्ज था Q2। तो देखो आपका चार्ज होता है, वो चार्ज कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक चार्ज एक स्पेरिकल स्पेयर की तरह रहता है। तो स्पेरिकल स्पेयर के अंदर आपके कितने सर्कल होते हैं भाई, तो एक सर्कल इस प्रकार से होता है और इसके अंदर एक सर्कल इस प्रकार से होता है। तो एक बार तो इस सर्कल ने कितना राउंड पूरा का पूरा काट दिया भाई, 2 पाई का। इस सर्कल ने भी कितना काटा, 2 पाई का काट दिया। तो देखो 2 पाई कितना बन गया मेरे पास में, 4 पाई। तो ये किस प्रकार से ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को, ये पूरे के पूरे एक लाइन ज्वाइन के रूप में ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को। तो ये पूरा पोर्शन कितना है इसका, 4 पाई का। तो एक लाइन ज्वाइन यानी पर यूनिट एंगल आ गया इसका, ये पूरा का पूरा एंगल ही तो बना यहाँ पर। तो ये एक पर यूनिट एंगल आ गया, तो ये एंगल के रूप में इसको किस प्रकार से लिख दिया, 1/4 पाई पर यूनिट एंगल। ठीक है। अब इनके बीच में एक मीडियम प्रोड्यूस किया गया है, इस मीडियम को मैंने एप्सिलॉन नोड से इधर की ओर नाम से पुकारा है। ठीक है। तो ये मीडियम भी इस एक लाइन ज्वाइन के कंडीशन में तो लगेगा। तो यहाँ पर ये आपका मीडियम भी किस प्रकार से आता है भाई, 1/एप्सिलॉन नोड। तो इस के का वैल्यू इस प्रकार से बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, जिसका वैल्यू कितना आता है 9 × 10⁻⁹ और इसका ये यूनिट निकाल कर लिख देते हैं हम न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। ठीक है। अब आगे की ओर देखो, where epsilon node is a constant which is called permeability of
एयर या फिर वैक्यूम। तो एप्सिलॉन नोड क्या है यहाँ पर, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम या फिर एयर बोल सकते हैं आप, जिसको फ्री स्पेस भी बोल सकते हैं, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू कितना होता है भाई परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है कुलोम स्क्वायर इंटू अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, इतना इसका वैल्यू होता है। ठीक है, विथ यूनिट बताया है मैंने आपको। तो देखो अब इसका नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट है क्या भाई, इन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर मीडियम रेदर देन द एयर, यानी एयर और वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा यहाँ पर मीडियम प्रोड्यूस हो जाए, जैसे कि मैंने अभी भी बताया था आपको कि कोई एयर नाम की और कोई मान लो कि वैक्यूम की जगह कोई दूसरा वैक्यूम प्रोड्यूस कर दिया, जहां पर मैंने पानी लिया था यहाँ पर यानी वाटर लिया था, तो वहां पर एप्सिलॉन नोड था, ये वैक्यूम के लिए आपकी परमेबिलिटी थी, इसकी जगह मैं क्या लेता हूँ मीडियम, तो एप्सिलॉन एम। ठीक है, तो यहाँ पर जहां पर एप्सिलॉन नोड था वहां पर के का वैल्यू क्या ट्रांसफर हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। ठीक है, एप्सिलॉन क्या है, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, इसको मीडियम की परमेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे की ओर डिस्कस करेंगे हम आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के की यूनिट एंड डायमेंशन। तो इसकी यूनिट तो होती है आपके पास में एफ इक्वल टू, आप निकाल सकते हैं के Q1 Q2 अपॉन क्या होता है भाई आर स्क्वायर, यहाँ से के का वैल्यू निकाल लो आप, तो के का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास में एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 और Q2। तो एफ का यूनिट तो हो गया न्यूटन, आर डिस्टेंस है मीटर स्क्वायर अपॉन, अब चार्ज का यूनिट होता है कुलाम, और अगले चार्ज का भी यूनिट क्या होता है भाई कुलाम, तो कुलाम कुलाम क्या हो गया कुलोम स्क्वायर, तो ये यूनिट तो लिखा है मैंने यहाँ पर। अब देखो न्यूटन की डायमेंशन लिख दो, तो न्यूटन की डायमेंशन होती है m1 L1 T-2, मीटर की डायमेंशन होती है L⁻², यहाँ पर हो गई कुलोम, यानी कि कुलोम की यूनिट लिख दी मैंने, डायमेंशन लिख दी A1 और T1, इसका होल पावर लिख दिया 2। इसको आगे की ओर सोल्व किया तो m1 का तो m1 आ गया, और L1 है यहाँ पर, ये 2 है तो L3 हो गया, T माइनस का 2 हो गया, और A⁻², और एक T⁻², इधर की ओर ये इस प्रकार से आ गया। तो इसकी डायमेंशन क्या बन जाएगी भाई, m⁻1 L⁻3 और T⁻⁻4 और A⁻⁻2, ये इसकी डायमेंशन बन जाएगी। तो इसी प्रकार से हम आपके आगे की ओर एप्सिलॉन एम तथा एप्सिलॉन नोड की डायमेंशन देखते हैं। तो एप्सिलॉन नोड और एप्सिलॉन एम की डायमेंशन देखने के लिए आपको एफ इक्वल टू एक फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, के का वैल्यू रख दिया है मैंने यहाँ पर, तो ये आ गया Q1 Q2 अपॉन क्या आ गया भाई मेरे पास में आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एप्सिलॉन नोड का वैल्यू निकालना है, तो एप्सिलॉन नोड इक्वल टू क्या आ गया भाई मेरे पास में, एप्सिलॉन नोड इक्वल टू यहाँ पर तो आ गया मेरे पास में Q1 और Q2 अपॉन 4 पाई, और क्या आ गया आर स्क्वायर, और इनटू क्या आ गया भाई मेरे पास में एफ। तो इसका यूनिट देखो चार्ज का और चार्ज का, तो चार्ज इंटू चार्ज तो कुलॉम स्क्वायर हो गया, और 4 पाई एक आपकी मैथमेटिकल क्वांटिटी है, तो मैथमेटिकल क्वांटिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। तो यहाँ पर आगे की ओर बच गया आर, तो ये डिस्टेंस ही तो है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया मीटर स्क्वायर, और आपके फोर्स का यूनिट क्या हो गया भाई न्यूटन। तो यहाँ पर ये यूनिट यही तो लिख रखा है कुलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन क्या बन जाती है, डायरेक्टली लिख देते हैं हम m⁻⁻1 L⁻⁻3 और T⁻+4 और A⁻+2 लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये डायमेंशन लिख दी इसकी। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर का, इन द सीजीएस द वैल्यू ऑफ के, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की सीजीएस सिस्टम के अंदर वैल्यू होती है, वो एयर और वैक्यूम के साथ में होती है, वो कितनी होती है भाई 1 होती है वो वैल्यू, याद रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट चीज है। सीजीएस सिस्टम के अंदर आपको कोई क्वेश्चन सोल्व करवाए तो वहां पर उसका वैल्यू कितना रख देना आप 1 रख देना। ये कैसे लिखा है भाई, डाइन किसकी यूनिट होती है न्यूटन की, सेंटीमीटर किसकी यूनिट होती है भाई, कहाँ से निकाला है सीजीएस के अंदर, मीटर से निकाला है, ये स्टेट कूलम्ब चार्ज की होती है सीजीएस के अंदर। ठीक है, अब देखो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक वैल्यू निकालना सीखेंगे यहाँ पर, जो कि आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाला है आगे की ओर जाकर। तो देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव स्टिक परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, जिसको क्या बोला है हमने यहाँ पर एप्सिलॉन आर, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो दो चार्ज लेने हैं, जिसको कहाँ पर रख देने हैं आपको, एयर या फिर वैक्यूम में रख देने। तो एक चार्ज ले लिया ये और एक चार्ज ले लिया ये, जिसको एक डिस्टेंस आर के ऊपर रख दिया। तो मैं कहूंगा नाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेज
जो किसके अंदर रखे गए हैं भाई, वैक्यूम में या फिर आपके मीडियम के अंदर रखे गए हैं, जिसके कारण यहाँ पर आपका प्रोड्यूस होने वाला फोर्स का फॉर्मूला है वो एफ नोड। एफ नोड क्या है यहाँ पर, एफ नोड वो फोर्स है जो आपका वैक्यूम में लगता है, ठीक है। तो ये फोर्स लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन कौन सा दे दिया भाई मैंने इसको, फर्स्ट नंबर का इक्वेशन दे दिया। सिमिलरली इसी प्रकार से मैं क्या कह देता हूँ भाई, मैं इन्हीं दोनों चार्जेस को मैं क्या कहाँ पर रख देता हूँ भाई, एक मीडियम के अंदर रख देता हूँ, और उनके बीच की उनको चार्जेस को मैं Q1 Q2 रख देता हूँ, उनके बीच की डिस्टेंस को आर ही रखता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ बस। और फिर कहता हूँ कि नाउ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द पॉइंट चार्जेस इन अदर मीडियम, यानी इन दूसरे मीडियम के अंदर इन पॉइंट चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो फोर्स कितना हो जाएगा भाई, पहले से अब एफ एम हो जाएगा। एफ एम मीडियम के अंदर लगने वाला फोर्स है, ये किसके इक्वल टू होगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, एप्सिलॉन एम आएगा, ठीक है, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है ना यहाँ पर, तो इस कारण से। तो इंटू Q1 Q2 अपॉन क्या आ गया भाई मेरे पास में आर, और इसका ये फॉर्मूला मेरे पास में कुछ इस प्रकार से बन गया, इक्वेशन नंबर सेकंड बना दिया। अब मैं आगे की ओर जाकर इसको क्या करूंगा भाई, मैं यहाँ पर इस समय इक्वेशन एक को और इक्वेशन दो को डिवाइड कर दूंगा। तो एफ नोड अपॉन एफ एम, एफ नोड का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर रख दिया। एफ एम का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इससे इसको मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नोड और एप्सिलॉन एम यहाँ पर आ गया, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, ये तो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर एफ नोड अपॉन एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोड आ गया, जिसको अब क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन एम तथा एप्सिलॉन नोड के जो नोड का जो रेशियो आता है उसको क्या बोलते हैं आप, एप्सिलॉन आर बोलते हैं। तो एप्सिलॉन आर क्या होती है भाई, यहाँ पर आपकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं इसको। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से संबंधित आपने इक्वेशन बना दी, कौन सी भाई, थर्ड नंबर की इक्वेशन बना दी। तो यहाँ पर कहेंगे सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी कैन से, यानी कि वी कैन से हम कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, ये तो रेशियो परमेबिलिटी ऑफ मीडियम और ये रेशियो ऑफ किसका बन गया भाई, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज नोन एज, यानी इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या किसके नाम से जाना जाता है भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर के नाम से जाना जाता है। और एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोड होता है। और यहाँ से एप्सिलॉन एम इक्वल टू आपको याद रखने वाली चीज है ये एप्सिलॉन आर तथा एप्सिलॉन नोड होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड permeability in free space equal to the medium of permeability या फिर permeability of medium, ठीक है। तो देखो आगे की ओर देखते हैं स्पेशल पॉइंट इसके बारे में और। तो देखो स्पेशल पॉइंट क्या है, एप्सिलॉन आर इज द यूनिटलेस एंड डायमेंशनल लेस फिजिकल क्वांटिटी। ये एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनल लेस फिजिकल क्वांटिटी होती है, क्योंकि एप्सिलॉन आर के इक्वल टू होता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोड। तो इसका यूनिट होता है वही इसका होता है, तो दोनों का कैंसिल होकर कितना आ जाता है भाई, यहाँ पर 1 आ जाता है। तो इसका यूनिट कितना है भाई, 1 यूनिट। और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 l0 t0, जो कि किसके इक्वल टू है, 1 के इक्वल टू हो जाता है, ठीक है। एप्सिलॉन आर का अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग वैल्यू होता है। जैसे वैक्यूम के लिए इसका वैल्यू 1 होता है, एयर के लिए इसका वैल्यू 1.00059, जिसको अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल टू लेकर न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। मेटल्स के लिए आपके पास में इसका वैल्यू इंफिनिटी होता है, वाटर के लिए इसका वैल्यू 80 होता है, ठीक है। ये इस प्रकार के इसके कुछ वैल्यूज हैं जिसको आपको न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे की ओर देखना इसका नेक्स्ट पॉइंट थर्ड का, द इलेक्ट्रिक फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मीडियम की प्रेजेंस में किस प्रकार से लगता है। तो एफ एम इक्वल टू मेरे पास में वहां पर आया था एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम और Q1 Q2 अपॉन क्या आ गया भाई मेरे पास में यहाँ पर आर स्क्वायर, वहां पर ये इक्वेशन आया था। तो मैंने आपको बताया था कि एप्सिलॉन एम इक्वल टू हम रख सकते हैं एप्सिलॉन नोड और एप्सिलॉन आर। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर रखा है, ये वैल्यू पुट किया तो मैं एक बात कह सकता हूं कि आपके पास में ये इतना फॉर्मूला आप जानते हैं किसका होता है भाई, इतना फॉर्मूला किसका होता है, एफ नोड का, यानी वैक्यूम में लगने वाले फोर्स का। तो ये मैंने यहाँ पर इतना वैल्यू रख दिया और 1/, एप्सिलॉन नोड यहाँ पर है वैसा का वैसा पड़ा है। तो एफ एम इक्वल टू एफ नोड अपॉन क्या आ गया भाई, एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम,
इलेक्ट्रिक फोर्स विल डिक्रीज, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है भाई, मीडियम के अंदर डिक्रीज हो जाता है, एंड विल बिकम, ये कितना बन जाता है भाई, 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ द फोर्स इन एयर एंड वैक्यूम मीडियम। ठीक है, ये इतना क्या हो जाता है भाई, इतने टाइम्स घट जाता है ये आपका फोर्स, आपका एयर के और आपके मीडियम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखो कूलॉम फोर्स से ही संबंधित इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ या फिर कूलॉम्स फोर्स के बारे में हम वेक्टर फॉर्म देखने वाले हैं। तो मेरे पास में यहाँ पर एक टू डायमेंशनल, अर्थात मैं इसको कहूँ कि टू डायमेंशनल के अंदर हमारे पास में एक्स एक्सिस तो और वाई एक्सिस नाम का एक प्लेन है, जिसके अंदर मैंने एक चार्ज को, एक स्टैटिक पॉइंट चार्ज को यहाँ पर रख रखा है और एक स्टैटिक पॉइंट चार्जेस को मैंने यहाँ पर रख रखा है, जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 से मैंने इसको यहाँ पर r1 डिस्टेंस के ऊपर रख रखा है q1 को, तो और q2 को मैंने 0 0 डिस्टेंस कोऑर्डिनेट से r2 पॉइंट के ऊपर, अर्थात कहूँ कि r2 डिस्टेंस के ऊपर रख रखा है q2 को। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से एक चीज को यहाँ से पहले सीख के चलो कि आपके पास में एक ये वेक्टर है और इसको मैं ए वेक्टर के नाम से दे दूं, और एक ये मेरे पास में वेक्टर है बी वेक्टर है। ठीक है, और ये यहाँ से एक इधर की ओर वेक्टर जाता है सी। तो देखो ये वेक्टर प्लस का क्या होता है भाई, ये सी वेक्टर होता है। ठीक है, तो बी वेक्टर प्लस का क्या हो गया भाई, सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर होता है। ठीक है, और अगर यही वेक्टर इधर की ओर जाता तो मेरे पास में इधर वाला वेक्टर यानी ए वेक्टर प्लस का सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर हो जाता। तो यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, ए वेक्टर प्लस का सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। या फिर मैं कहूँ कि यहाँ पर सी वेक्टर इक्वल टू आप निकाल सकते हैं, किस प्रकार से निकालोगे, सी बराबर, तो ए वेक्टर माइनस का क्या आ गया भाई मेरे पास में, बी वेक्टर। यहाँ से आप निकाल सकते हैं सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर माइनस का क्या निकाल सकते हैं, ए वेक्टर। यानी कहने का मतलब इधर की ओर वाला एक तो वेक्टर ये ले रखा है मैंने इधर की ओर वाला, और एक इधर की ओर मैंने एक वेक्टर को लेना है। ठीक है, दूसरे वाला। ठीक है, तो देखो यहां पर मैं एक काम को कहूंगा पहले कि मेरे पास में कुछ डिस्टेंसेस ले रखी है मैंने, Q1 से Q2 की ओर, Q2 से Q1 की ओर कुछ डिस्टेंस ले रखी है, उन डिस्टेंसेस के कारण मेरे पास में यहाँ पर फोर्स है। ठीक है, तो ये इधर की ओर ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस इधर की ओर है। ठीक है, ये डिस्टेंस इधर से है इधर की ओर। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस क्या है भाई, R12। तो R12 क्या है डिस्टेंस, R12 डिस्टेंस है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू Q2 चार्ज, यानी कि यहाँ पर R12 डिस्टेंस है वो Q1 चार्ज, सॉरी Q2 चार्ज से Q1 चार्ज की ओर डिस्टेंस है। ठीक है, और दूसरी हो गई मेरे पास में R21। तो R21 डिस्टेंस है पोजीशन वेक्टर, ये एक पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 चार्ज विथ रेस्पेक्ट Q1 चार्ज, यानी Q1 चार्ज से Q2 चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो चार्ज की डिस्टेंस मेरे पास में R21 है। ठीक है, तो अब देखो इस डिस्टेंस के कारण इस चार्ज के ऊपर, Q1 चार्ज के ऊपर Q2 चार्ज के कारण एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स को मैंने यहाँ पर F12 बोला है। ठीक है, इस चार्ज के कारण यानी Q1 चार्ज के ड्यू टू द Q1 चार्ज द फोर्स अप्लाइंग ऑन द Q2 चार्ज, और उस चार्ज को मैंने कितना बोला है भाई, F21 बोला है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई मेरे पास में, R21 आ गई। ठीक है, अब आगे की ओर देखना, इसको आगे प्रोसीड करते हैं इसको। तो नाउ द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द Q1 चार्ज ड्यू टू द Q2 चार्ज, यानी Q1 चार्ज है वो Q2 चार्ज के द्वारा यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, और उस फोर्स को हम क्या बोल के आए, F12 बोल के आए। तो देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ F12। तो F12 क्या है भाई, फोर्स ड्यू टू टू ऑन वन चार्ज, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि एक नंबर के चार्ज के ऊपर दो नंबर के चार्ज के द्वारा यहाँ पर लगाया गया ये फोर्स है। तो F12 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R12 का यहाँ पर क्या लिख दिया भाई, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसका यूनिट वेक्टर लिख देते हैं R1, सॉरी R, ये लिखा जाएगा 1 और 2, ये इधर की ओर आएगा, देख लेना इसको ध्यान से थोड़ा सा, इधर की ओर R12 के। ठीक है, अब देखो आगे की ओर इसको प्रोसीड करते हैं। तो
आप इस यूनिट वेक्टर के नाम से आप जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर R12 है वो इक्वल टू होता है यूनिट वेक्टर अपॉन सॉरी यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो यहाँ पर पुट करूंगा तो ये तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी पावर तो 1 है और इसकी पावर ऑलरेडी 2 थी, तो 2 और 1 कितनी होगी 3, और ये पूरा वेक्टर आ गया। ठीक है, अब इसको हम ट्राइंगल रूल से हम 21 प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो ट्राइंगल रूल से देखो, मैंने यहाँ पर तो ये 0 0 कोऑर्डिनेट लिया था, ये आपका क्या लिया था R1 लिया था, और ये क्या लिया था भाई इधर की ओर R2। देख लेते हैं एक बार इसको, सॉरी इसको मैंने R2 लिया था यहाँ पर और इसको R1 लिया था। तो देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो निकालनी है आपको, तो इसको मैंने क्या बोला था भाई R12। तो देखो यहां पर मेरे पास में R2 प्लस का R12 इक्वल टू क्या आ गया R1। तो R12 इक्वल टू निकालना है तो R1 माइनस का क्या आ गया भाई R2 आ गया। तो मैंने यहाँ पर वेक्टर ट्राइंगल रूल के अकॉर्डिंग मैंने R2 और प्लस का R12 इक्वल टू R किया है, और R यहाँ पर मैं R12 इक्वल टू निकालना चाहूँ तो R1 माइनस का R2 लिख दिया। ठीक है, इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जहां जहां पर आपके पास में R12 वेक्टर था वहां वहां पर मैंने R1 माइनस का R2 को सेटअप कर दिया, और इसी प्रकार से इसको इक्वेशन कौन सा बना दिया, थर्ड नंबर का इक्वेशन बना दिया। अब हम क्या कहेंगे, सिमिलरली कहकर ये कह देंगे कि द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q2 चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज। तो Q2 चार्ज है, वो Q1 चार्ज के कारण एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उसका वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे। तो देखना फोर्स हो गया इसके अंदर F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21। ठीक है, यहाँ पर जितना फोर्स उतना ही यहाँ पर डिस्टेंस आएगी, इसका स्क्वायर आ गया, इसका यूनिट केप आ गया 21। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 बना दिया। यूनिट वेक्टर के रूप में लिखते हैं वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सेम टू सेम वही काम करते हैं, इक्वेशन 4 के अंदर ये वैल्यू पुट कर देते हैं यूनिट वेक्टर वाली, और यूनिट वेक्टर वाली वैल्यू पुट करते हैं तो मेरे पास में ये क्या बन जाता है भाई, आपका पूरा वेक्टर बन जाता है। इक्वेशन नंबर कितनी आ जाती है, 5 नंबर की आ जाती है। यहाँ पर मेरे पास में ये तो 0 0 था, ये R2 था और ये R1 था, और ये डिस्टेंस अब की बार इधर की ओर आ रही है तो ये R21 हो गई। तो यहाँ पर मेरे पास में आ गया R1 प्लस का R21 इक्वल टू R2। तो R1 इक्वल टू मेरे पास में आ गया R2 माइनस का R1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर वेक्टर ट्राइंगल रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या निकाल लिया भाई, इसका R21 वेक्टर का वैल्यू निकाल लिया। तो R21 वैल्यू का वेक्टर का वैल्यू निकाला है तो ये क्या आ गया R2 माइनस का R1। इस वैल्यू को कहाँ पर पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट कर देते हैं। 5 के अंदर पुट कर देते हैं तो मेरे पास में ये वैल्यू किस प्रकार से बन जाती है भाई, इधर की ओर देखना। तो F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस का R1 का क्यूब, और R2 माइनस का R1 वेक्टर आ जाता है। इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाती है, 6। इक्वेशन नंबर 3 से और 6 से हम देखेंगे तो ये एक दूसरे के डायरेक्शन के अंदर अपोजिट हैं। तो यहाँ पर आपका F12 वेक्टर का फोर्स है वो आपका इक्वल टू होगा नेगेटिव साइन ऑफ F21। इस साइन के अकॉर्डिंग अर्थात इस बल के अर्थात इस फोर्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सो इट इज क्लियर दैट, यानी ये इक्वेशन नंबर 7 है, ये क्लियर करती है कि दैट कुलॉम्स लॉ फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ, या फिर कह सकते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन लॉ को यहाँ पर ये फॉलो कर रही है। ठीक है, ये यहाँ पर वेक्टर फॉर्म हो गया आपका कुलॉम्स लॉ का। अब इससे संबंधित देखो कुछ सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द कुलॉम्स लॉ। तो कुलॉम्स लॉ से संबंधित हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमारा पहला फैक्ट है कुलॉम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टैटिक पॉइंट चार्जेज, यानी एक स्थिर बिंदु अर्थात मैं कह सकता हूँ कि 2 पॉइंट चार्जेज हैं जो एक जगह पर स्टैटिक कंडीशन में, उन्हीं के लिए क्या है ये एप्लीकेबल है। फॉर फॉर मूविंग चार्जेज कुलॉम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, यानी कि जो मूव करने वाले चार्जेस हैं उनके लिए आपका कुलॉम्स फोर्स है अथा या मैं कहूंगी कुलॉम्स लॉ है वो अवेलेबल नहीं है, वो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड पॉइंट देखो, इसका सेकंड पॉइंट क्या कहता है, कुलॉम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द डिस्टेंस 10⁻⁻⁻15 ऑर्डर, यानी कि इस
यानी इस डिस्टेंस के लिए, ये इस ऑर्डर की डिस्टेंस के लिए आपका कूलॉम्स फोर्स है वो एप्लीकेबल नहीं है। और ये कह रहा है कि लेस देन इट, यानी इससे कम डिस्टेंस से भी ये एप्लीकेबल नहीं है बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस बिकॉज डू दोज डिस्टेंस न्यूक्लियर फोर्सेस इज इफेक्टिव, यानी इस डिस्टेंस के ऊपर, यानी 10⁻⁻ का 15 ऑर्डर की जो डिस्टेंस होती है वो न्यूक्लियर फोर्सेस से इफेक्टेड हो जाती है। इस कारण से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां पर इफेक्टेड नहीं हो पाता है। इस कारण से 10⁻⁻ का 15 ऑर्डर की या फिर इससे कम ऑर्डर की जो आपकी कोई भी प्रकार की कूलॉम्स फोर्स की अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो भी टर्म्स होती है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट थर्ड नंबर का पॉइंट है कूलॉम्स लॉ फॉलो न्यूटन्स एक्शन रिएक्शन लॉ एंड ऑल्सो फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। न्यूटन्स एक्शन रिएक्शन रूल को तो मैंने अभी भी आपको बताया, क्या बताया भाई, F12 इक्वल टू माइनस का F21 वेक्टर इस प्रकार से ये फॉलो करता है। और इनवर्स स्क्वायर लॉ को मैंने शुरुआती दौर में बताया था आपको कि क्या बताया था, यहाँ पर ये फोर्स है, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर बिटवीन द चार्जेज, इस प्रकार की टर्म। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ ये इस प्रकार से फॉलो करता है। ठीक है, आगे की ओर फोर्थ नंबर का पॉइंट, कूलॉम्स फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। ये क्या है भाई, एक सेंट्रल फोर्स है। और सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं, आपके कंजर्व्ड नेचर के फोर्स होते हैं। ठीक है, अब इसका आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट और देखना, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखेंगे आपकी कूलॉम्स फोर्स का। तो देखो ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन मल्टीपल चार्जेस सिस्टम द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए स्टैटिक पॉइंट चार्ज ऑलवेज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस ड्यू टू ऑल पॉइंट चार्जेस। यानी कहने का मतलब मेरे पास में एक टू डायमेंशनल एक सिस्टम है या फिर प्लेन है जिसके अंदर मैंने बहुत सारे आवेशों को या फिर मैं कहूँ कि बहुत सारे चार्जेस को मैंने यहाँ पर एक जगह पर कलेक्शन ऑफ चार्जेस के रूप में ले रखा है। अब क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि चार्ज एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, तो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है तो इसके इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा उन फोर्सेस का मैं क्या निकालूंगा, वैल्यू निकालूंगा। कहाँ से, आपके कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो उन कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं फोर्स का वैल्यू निकालूंगा। उस वैल्यू को मैं सभी को ऐड करूंगा, उस ऐड करने वाली वैल्यू को ही आप किसके अंदर शामिल करेंगे, यहाँ पर सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल के अंदर शामिल करेंगे, जिसकी यहाँ पर हम डेफिनेशन देख चुके हैं। तो ये कहता है कि देयर इज नो इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये मेरे पास में एक टू डायमेंशनल प्लेन ले रखा है मैंने, और इस टू डायमेंशनल प्लेन के अंदर यहाँ पर मेरे पास में ये Q1 चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है, Q2 प्रेजेंट है, Q3 Q4 Qn इस प्रकार से यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके दोनों के चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के कारण ये Q1 ना तो Q2 के कारण यहाँ पर डिस्टर्ब होगा और Q2 के कारण Q1 भी यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज को ले रखा है, इसको बोलते हैं आपका टेस्ट चार्ज। क्यू नोड क्या होता है भाई, टेस्ट चार्ज होता है। इसको हम आगे की ओर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो Q1 चार्ज की इस 0 0 कोऑर्डिनेट से यहाँ पर इसकी पोजीशन है R1 वेक्टर, और 0 0 वेक्टर से 0 0 आपके कोऑर्डिनेट से यहाँ पर Q2 की पोजीशन क्या है R2, और इसकी पोजीशन Qn की पोजीशन क्या है भाई Rn। तो यहाँ पर Q1 नाम का चार्ज है वो Q नोड यानी टेस्ट चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स लगाता है इस डिस्टेंस के साथ में, तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आता है भाई F12। दूसरा, इसके कारण Q2 चार्ज है वो Q नोड के ऊपर फोर्स लगाता है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आता है F नोड 2। इसके कारण यहाँ पर N के कारण यहाँ पर फोर्स लगता है, तो कितना आता है भाई F नोड N लगता है। ठीक है, अब इसको आगे की ओर हम एक्सप्रेस कर देंगे अलग अलग चार्जेस के कारण। तो हम कह देंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द Q नोड चार्ज, यानी टेस्ट चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू Q1 चार्ज। तो Q1 चार्ज के कारण जो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है उस फोर्स का नाम लिया है मैंने Q नोड 1। इसका वैल्यू है मेरे पास में K Q1 और Q नोड अपॉन R नोड 1, इसका वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर लिख दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दी। इसी प्रकार से सेकंड का लिख देते हैं। तो सेकंड का लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द Q नोड चार्ज, यानी Q नोड चार्ज है वो ड्यू टू Q2 चार्ज के कारण कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, जिसका फोर्स का वैल्यू मैंने F नोड 2 लिख रखा है, और वो वैल्यू किसके इक्वल टू होता है
किसके वैल्यू इक्वल टू होता है भाई, के इक्वल टू क्यू टू और क्यू नोड अपॉन आर नोड टू का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख दिया और इसका यूनिट वेक्टर लिख दिया। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, सेकंड आ गई। अब देखो आगे की ओर इसी प्रकार से सिमिलरली लिख के हम कह देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू नोड चार्ज ड्यू टू द क्यू एन चार्ज, यानी एन वे चार्ज के कारण भी यहाँ पर ये क्यू नोड चार्ज है कुछ ना कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, जिसका वैल्यू कितना दे रखा है मैंने, एफ नोड एन इक्वल टू क्यू नोड अपॉन आर नोड एन मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और आर नोड एन का केप लिख दिया। इक्वेशन नंबर कौन सी लिख दी भाई मैंने, थर्ड लिख दी। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स एक्सपीरियंस कितना करता है, ये एफ नेट इक्वल टू एफ नोड वन एफ नोड टू एफ नोड थ्री डॉट 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 प्लस का एफ नोड एन। इक्वेशन नंबर कौन सी बना दी, फोर्थ नंबर की बना दी। और फोर्थ नंबर की इक्वेशन के अंदर 1 2 3 4 से हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास में ये इस प्रकार की वैल्यू आ जाएगी, पहला फोर्स आ गया 2 नंबर का आ गया, इस प्रकार से ये 3 नंबर का आकर एन नंबर का आ गया, ठीक है। अब इनमें से मैं क्या कॉमन ले लूंगा, देखो यहाँ पर तो एक तो के कॉमन है और एक क्यू कॉमन है, के क्यू, यहाँ पर भी के और क्यू, यहाँ से के और क्यू नोड को मैंने कॉमन ले लिया और क्यू वन अपॉन आर नोड वन का स्क्वायर आर नोड वन का केप आ गया, क्यू टू अपॉन आर नोड टू का स्क्वायर और आर नोड टू का केप आ गया, प्लस प्लस डॉट यहाँ पर आ गया मेरे पास में ये आ गया क्यू एन अपॉन आर नोड एन, इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया और आर नोड एन का केप आ गया। अब देखो इसको आगे की ओर सोल्व करेंगे हम, इसको आगे की ओर सोल्व करेंगे तो एफ नेट इक्वल टू केर क्यू नोट तो मैंने बाहर ले रखा है, इसको मैंने समीशन के रूप में लिखना है। तो देखो समीशन लिख दिया पूरा का पूरा, इसका समीशन लिख के मैं यहाँ पर कहता हूँ कि Q1 Q2 Q3 Q4, तो Q एक जगह से दूसरी जगह पर वेरी कर रहा है, यानी Q1 Q2 से Q3 के ऊपर, Q4 के ऊपर, Q5 पर, Qn के ऊपर जा रहा है। तो जिससे मैंने ये वेरी कर रहा है तो मैंने इसको किससे लिख दिया भाई, आई से रिप्रेजेंट कर दिया। आगे की ओर आर नोड को है वैसा का वैसा लिख दिया, इसका वेक्टर लिख दिया, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख दिया। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 5 एन ये वेरी कर रहा है तो इसको भी मैं वेरी करते हुए आई से लिख दिया। आगे की ओर आर नोड का केप लिख दिया और यहाँ पर 1 2 3 4 ये भी वेरी करता है तो इसको मैंने आई से लिख दिया। आई क्या है, यहाँ पर 1 से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है, एन तक जाता है, तो ये इसका क्या हो गया भाई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, किसके कारण, कूलॉम्स फोर्स के कारण। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर आपके लिए यहीं पर कंप्लीट होता है। सो थैंक्स फॉर टुडे।